जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करने वाले हैं। और आज के इस वीडियो में एक क्वेश्चन नहीं बल्कि एक साथ आपका दो क्वेश्चन कंप्लीट होगा। सोवियत संघ के विघटन के कारणों का विस्तृत वर्णन कीजिए। या तो सोवियत संघ के विघटन के तत्काल एवं दीर्घकालीन प्रभावों का वर्णन करें, या तो तत्काल दीर्घकालीन छोड़ देगा और दे देगा सोवियत संघ के विघटन के प्रभावों का मूल्यांकन करें। ठीक है, इसको मैं आपको ट्रिक के माध्यम से, जी हाँ दोस्तों, ट्रिक के माध्यम से आपको मैं समझाऊंगा। और बस आपको जो यहाँ पर दिख रहा है ना, ये वाला पॉइंट्स और ये पॉइंट्स, बस आपको यही समझना है। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है ना, हर एक पॉइंट आपको बहुत ही अच्छे तरीक़े से दिमाग में सेट हो जाएगा। और आपको मैं जो टोटल क्वेश्चन बताऊंगा ना दोस्तों, वो 5 या 6 ही बताऊंगा, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। बस यही आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसके अलावा एक भी आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि सोवियत संघ का विघटन का क्या कारण है, और सोवियत संघ का जो विघटन हुआ उसके बाद इसका प्रभाव क्या पड़ा, यानी सोवियत संघ के विघटन का कारण और इसका प्रभाव बताना है। जैसे कि आप लोग इसके पहले भी पढ़ रखे हैं कि जब भी द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता उसके बाद अमेरिका सोवियत संघ के बीच में ही सारा बात चला। तो आप लोगों को वो सारा बात पता भी होगा, और अगर कुछ भी नहीं पता है, अगर कोई नया स्टूडेंट भी आया नहीं यहाँ पर, तो भी उसको समझ में आ जाएगा। देखिए, हम इसका पूरी बता देते हैं कि इसका पूरा क्या है ये, उसके बाद आपको पूरी नीचे समझ में आ जाएगा, बहुत ही आसान भाषा में। देखिए, एक तरफ है दोस्तों सोवियत संघ और एक तरफ है अमेरिका। यही चीज़ों को अच्छे से समझना है, उसके बाद नीचे कहीं दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है उसके बाद पूरा दुनिया पर जो राज होता है ना, वो सोवियत संघ का होता है और अमेरिका का होता है। ठीक है, सोवियत संघ और अमेरिका का। सोवियत संघ जो था दोस्तों, इसके अंदर 15 देश थे छोटे छोटे। ठीक है, सोवियत संघ के अंदर 15 देश थे छोटे छोटे। उन 15 देशों में से जो थोड़ा सा ताकतवर, ज्ञान बुद्धि वाला जिसको बोल सकते हैं, ठीक है, बड़ा भाई जिसको बोल सकते हैं, वो कौन था? रूस था। ठीक है, और इधर से क्या है? अमेरिका है। और ये दोनों का ही अब क्या है? दुनिया में राज है, और ये दोनों अब एक महाशक्ति के रूप में उभरे हुए हैं। इनका कहना है कि दुनिया में पूरा मेरा राज होगा, और इनका कहना है कि दुनिया में नहीं, मेरा राज होगा। अब इसी चीज़ को लेकर के ये दोनों के बीच विवाद हो जाता है। इनका कहना होता कि नहीं, दुनिया में मेरा राज चलेगा, इनका कहना होता दुनिया में मेरा राज चलेगा। तो ऐसा लग रहा था कि ये दोनों के बीच अब लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, तलवार बंदूक निकलेगा, परमाणु बम फेंका जाएगा। ठीक है, ऐसा लग रहा था, लेकिन वास्तव में कोई युद्ध हुआ नहीं। इसी को बोला जाता है शीत युद्ध, कि सोवियत संघ और अमेरिका के बीच ऐसा कई बार लगा कि अब युद्ध हो जाएगा, अब युद्ध हो जाएगा, लेकिन वास्तव में कोई युद्ध होता नहीं है। बस बातों विचारों का युद्ध होता है। ये इसको गाली देते हैं, ये इसको गाली देते हैं। ठीक है, ये इसका बुराई कर रहे हैं, ये इसका बुराई कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो लड़ाई होता है ना, विचारों की लड़ाई, विचार से, मुंहों के द्वारा किया गया बुराई, ठीक है, तो उसको बोलते हैं शीत युद्ध। जो सोवियत संघ था दोस्तों, वो साम्यवादी को मानते थे, और अमेरिका जो था वो पूंजीवादी को मानते थे। अब ये साम्यवादी और पूंजीवादी क्या है? साम्यवादी का मतलब होता है ऐसी सरकार जहाँ पर हर चीज़ों के ऊपर जो नियंत्रण होगा, फैसला करेगी, वो सरकार का होगी। जैसे हॉस्पिटल है तो सरकार के होंगे, अगर स्कूल है तो वो सरकार के होंगे, रास्ता है, ट्रेन है तो वो सरकार के होंगे। ऐसा कहना था सोवियत संघ वालों का, कि पूरा देश में साम्यवादी व्यवस्था लागू होना चाहिए, यानी सब चीज़ों पर जो हक होना चाहिए वो सरकार का होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अमेरिका का कहना था कि नहीं, पूरा दुनिया में पूंजीवादी व्यवस्था होना चाहिए, यानी पूरा देश में सरकार का हाथ नहीं होना चाहिए, सब चीज़ों पर हक सरकार का नहीं होना चाहिए, बल्कि जो व्यक्ति जितना कमाएगा और जितना अपनाएगा। अगर कोई व्यक्ति के पास इतना पैसा है कि वो हॉस्पिटल खोलेगा तो वो उसका हॉस्पिटल है। अगर कोई व्यक्ति के पास इतना पैसा है कि वो रास्ता बनाएगा तो वो रास्ता उसका है, उस पर सरकार का हक नहीं होगा। ठीक है, तो ये होता है पूंजीवादी। पूंजीवादी व्यवस्था में मतलब सरकार कुछ भी नहीं करेगी, जो मर्जी वो जनता जैसे करना चाहे वो करे। लेकिन साम्यवादी में नहीं, सरकार के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो यही दोनों के बीच में इसी चीज़ का लड़ाई था। अमेरिका पूरा दुनिया में पूंजीवादी को लागू करना चाहता था, जबकि सोवियत संघ साम्यवादी को लागू करना चाहता था। इसी के बीच में बातों को लेकर के कई बार नोक झोंक हुआ, इसी को शीत युद्ध कहा जाता है। अब आगे देखो दोस्तों, समय चलता गया, चलते गया। अब आता दोस्तों फाइनल 1991 की बात। ये दोनों के बीच कई बार ऐसा टकराव होते रहा, लग रहा था अब युद्ध होगा, लेकिन हुआ नहीं। और ऐसा ही चलते गया, और सोवियत संघ धीरे धीरे कमज़ोर पड़ते गए। लेकिन अभी सोवियत संघ बहुत ही ताकतवर हैं। जितना अमेरिका ताकतवर है, उतना ही अभी कौन ताकतवर है? सोवियत संघ ताकतवर है। लेकिन बहुत लंबे टाइम तक जाते लगभग 1991 तक जाते सोवियत संघ बिल्कुल कंगाल हो जाते हैं। इसके पास उतना पैसा नहीं बचता है, यहाँ के लोगों को खाने के लिए तरसना पड़ता है। एक जो ब्रेड होता है ना, उसको लेने के लिए कितने सारे लंबा लाइन लगना पड़ता था।
ऐसा स्थिति सोवियत संघ में आ चुका था। सोवियत संघ के अंदर जितने भी सारे लोग थे ना, वही खुद सरकार से संतुष्ट नहीं थे, अंदर में ही ये लोग अपने में लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, जिसकी वजह से धीरे धीरे ये खत्म होते गया। और 1991 में जो सोवियत संघ ने 15 देशों को मिलाकर के सोवियत संघ जो बना था, वो सब एक ताश के पत्ते के जैसा छितर बितर हो गया। मतलब सारे 15 देशों ने अलग अलग हो गया, सब अलग अलग, जो सब एक साथ मिल करके काम कर रहे थे ना, वो सब जैसे ही सोवियत संघ का खत्म होता है, पतन होता है, ठीक है, ये टूट जाते हैं, वैसे ही जो यहाँ पर जितने भी सारे 15 देश थे ना, वो अलग अलग भागों में बट जाते हैं, 15 देश अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। और जब अलग अलग हो जाते हैं ना, तो यहाँ पर एक लड़ाई झगड़ा हो जाता है। इस देश का कहना है कि नहीं ये क्षेत्र मेरा है, इस देश का कहना है इतना क्षेत्र मेरा है, इस देश का कहना है कि नहीं ये क्षेत्र मेरा है, और इसी को लेकर के अपने सीमा को लेकर के कि ये सीमा मेरा है, ये जगह मेरा है, ये सीमा मेरा, जो सीमा वो यहाँ तक है, ठीक है, इसी को लेकर के यहाँ और लड़ाई झगड़ा हो जाता है। और यहाँ में से जो 15 देश अलग हुए थे ना, जब सोवियत संघ खत्म हो जाता है, तो 15 देश अलग अलग जब हो जाते हैं ना, तो उनमें से एक सबसे ज़्यादा ताकतवर देश निकलता है, कौन? रूस। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। और देखिए दोस्तों, जब 15 देश मिले हुए थे और जब सोवियत संघ एक साथ था सब, तो यहाँ पर पूरा संभालने का काम कौन करते थे? मिखाइल गोर्बाचेव, क्योंकि सोवियत संघ के जो राष्ट्रपति थे वो मिखाइल गोर्बाचेव ही थे। लेकिन जब सब छितर बितर हो गया ना, जब यहाँ की अर्थव्यवस्था नहीं चलने लगे, लोग लड़ाई लड़ने लगे अपने सरकार के प्रति, तो मिखाइल गोर्बाचेव लास्ट में अपना जो जिसको बोलते हैं अंतिम पद छोड़ देना, ठीक है, सन्यासी ले लेना। वैसे ही वो 1991 में सन्यासी ले लेते हैं और सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। और यहाँ से जो 15 देश इसके अंदर थे कब्जा में, वो 15 देश आज़ाद हो जाते हैं, सोवियत संघ के हाथों से छूट जाते हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पर इंटरेस्टिंग और टर्निंग पॉइंट ये है दोस्तों कि देखिए, जब सोवियत संघ मजबूत था ना, उस समय अमेरिका को ही डर था कि कहीं अमेरिका, ये जो सोवियत संघ है, यहाँ वाले देश आकर के हमारे ऊपर हमला ना कर दे, है ना। सोवियत संघ से डर था अमेरिका को एक समय, तो अमेरिका ने क्या किया, एक नाटो संगठन बनाया। नाटो संगठन मतलब सिर्फ सेनाओं का संगठन था, उसमें सेना को मजबूत करना था, सेनाओं को नया नया टेक्नोलॉजी देना था, कैसे लड़ना है, कैसे झगड़ना है, कैसे युद्ध जीतना है, नया नया हथियार देना है। तो अमेरिका ने सोवियत संघ के डर से एक संगठन बनाया था, नाटो। अब सोवियत संघ तो टूट गया, अलग अलग 15 देश में टूट गया, तो उनमें से एक जो रूस था होशियार, उसका ये कहना था, ये अमेरिका से इस बात को कहते हैं कि अब जो सोवियत संघ था जिससे आपको डर था, ये तो सारा टूट गया, ठीक है, तो आपको अब किस बात का डर है? अब ये नाटो जो आपने संगठन बनाया इसको ख़त्म कर दो। लेकिन अमेरिका ने अभी भी नाटो को ख़त्म नहीं किया और इससे रूस को बहुत बड़ा डर लगा रहा काफ़ी समय तक। इनको डर इस बात का लगा था कि कहीं अमेरिका जो नाटो संगठन बनाया सेनाओं को, उसके द्वारा कहीं ये हमारे ऊपर हमला ना कर दे, यानी कि हमारे जो 15 देश हैं उन पर में से किसी पर भी हमला कर सकते हैं, हो सकता है हमारे ऊपर भी हमला कर दे। रूस इस बात को सोचते थे, ठीक है। तो ये कई बार गुहार लगाएं अमेरिका से कि इस नाटो को अब ख़त्म कर दो, सोवियत संघ का तो विघटन हो चुका है, लेकिन ये नाटो को ख़त्म करने का नाम नहीं लेते हैं। अब चलिए दोस्तों, हम लोग एक एक करके पॉइंट को आपको समझाएंगे, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। चलिए, सोवियत संघ को जिसे यूएसएसआर भी कहा जाता है। देखिए दोस्तों, आप लोग को कॉम्पिटिटिव नौकरी का तैयारी नहीं कर रहे, अगर कुछ पॉइंट आपको एग्जाम में याद नहीं होता तो आप लोग छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। तो सोवियत संघ को यूएसएसआर भी कहा जाता है, ठीक है। दुनिया का एक बहुत ही बड़ा और शक्तिशाली भी देश था ये, अमेरिका और ये दो ही शक्तिशाली देश थे, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं दुनिया का एक बहुत ही बड़ा शक्तिशाली देश था ये। 15 छोटे छोटे देशों को मिलाकर के बना एक महासंघ था ये, महाशक्ति वाला देश था। यह सिर्फ यहाँ पर एक कम्युनिस्ट पार्टी का ही शासन था, ठीक है। ये जो सोवियत संघ है ना, यहाँ पर कोई दूसरा पार्टी आ ही नहीं सकता है, सिर्फ और सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी ही यहाँ पर पूरा राज करेगी। जैसे यहाँ हमारे भारत में क्या, भाजपा को अगर वोट मिलेगा तो भाजपा की सरकार बनेगी, कांग्रेस को अगर ज़्यादा वोट मिला, ज़्यादा सीट मिला तो कांग्रेस की सरकार बनेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या था, सोवियत संघ में एक ही पार्टी था, कम्युनिस्ट पार्टी। अब लोग वोट देंगे किस में? मजबूरन इसी में देना पड़ता था, चाहे अच्छा काम करे चाहे बुरा काम करे, इसी को हमेशा जिताया जाता था। तो सोवियत संघ में एक ही पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी का ही शासन था। जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ दुनिया का दूसरी सबसे बड़ी महाशक्तिशाली बना। पहला तो हमारा अमेरिका था और दूसरा हमारा कौन था? सोवियत संघ था। जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होता है उसके बाद दो महाशक्तिशाली देश आते हैं, एक अमेरिका एक सोवियत संघ आते हैं। और इसने लंबे समय तक, जो सोवियत संघ है बहुत ही लंबे समय तक अमेरिका को टक्कर देता रहा, ठीक है। अमेरिका और सोवियत संघ दोनों आपस में विचारों के माध्यम से लड़ते झगड़ते रहे, ये दोनों लंबे समय तक। ये जो सोवियत संघ है ना, वो अमेरिका से लंबे समय तक लड़ते झगड़ते रहे। वास्तव में कभी पिस्तौल के माध्यम से लड़ाई झगड़े, बंदूकों के माध्यम से नहीं लड़े, लेकिन विचारों के माध्यम से,
गाली ए इनको, वो इसको बुराई कर रहे हैं, ये इसका बुराई कर रहे हैं। इसके माध्यम से नोक झोंक हमेशा होते रहा काफ़ी समय तक। ठीक है, वही चीज़ बताई है। आगे देखिए, लेकिन समय के साथ जब समय धीरे धीरे बीतते गया तो अंदरूनी कमज़ोर पड़ते गए सोवियत संघ। आर्थिक कंगाली हो गया, मतलब पैसों की कमी होने लगा। नेताओं भ्रष्टाचार निकल गए, जनता के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं, बस अपना खा पी रहे हैं और अपना देख रहे हैं। जनता की नाराज़गी के कारण जनता लोग नाराज़ हो गए हैं, जनता लोगों को खाने पीने की कमी आने लगा। ठीक है, तो जनता लोग वहाँ पर नाराज़ हो गए हैं, जिसके कारण जो एक मजबूत देश था सोवियत संघ, वो अंदर से खोखला हो गया और आखिरकार ये दम तोड़ देता है। कब? 25 दिसंबर 1991 को मिखाइल गोर्बाचेव जो इसको संभालने का काम कर रहे थे, जो वहाँ के राष्ट्रपति थे, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री संभाल रहे हैं ना, वहाँ पर राष्ट्रपति ही संभालते थे। जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री है वैसे वहाँ पर राष्ट्रपति हुआ करते थे, वही सब कुछ कारोबार संभालते थे। तो मिखाइल गोर्बाचेव जो सारा चीज़ संभालते थे, अब इन्होंने इस्तीफा दे दिया। इससे अब रहा नहीं गया, अब इसका हिम्मत नहीं काम कर रहा था चलाने का, और सोवियत संघ पूरी तरीके से टूट गया। और यहाँ जब सोवियत संघ ने टूट गया तो यहाँ से 15 स्वतंत्र देश बट गए। 15 स्वतंत्र मतलब जो 15 देश इसके अंदर फंसाए हुए थे ना, ठीक है, वो अब आज़ाद हो गए। ठीक है, आगे देखो सोवियत संघ के विघटन का कारण। तो देखो सोवियत संघ का विघटन निम्नलिखित कमियों के कारण हुआ, यानी कि सोवियत संघ के जो राष्ट्रपति थे ना मिखाइल गोर्बाचेव, उन्होंने बहुत सारे ऐसे गलतियाँ की जिसके वजह से सोवियत संघ टूट गया, ख़त्म हो गया। सबसे पहले हथियारों में आंधाधुंध खर्च। आपको पता है कि उधर अमेरिका और इधर सोवियत संघ, ये दोनों के बीच में युद्ध तो हुआ नहीं, लेकिन लग रहा था कि कब युद्ध हो जाएगा। तो उधर से अमेरिका अलग से हथियार बनाने पर लगा और इधर से सोवियत संघ भी हथियार बना रहा है और सारा पैसा इसी में खर्च कर दिया। अमेरिका से शीत युद्ध चल रहा था, तो उससे जीतने के चक्कर में सोवियत संघ ने अपनी कमाई का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा, मतलब जितना पैसा नहीं आ रहा था देश में, उसके कई गुना जो पैसा था ना, वो परमाणु हथियार में बनाने में, सेनाओं में खर्च कर दिया। ठीक है, अब देश में पैसा बचा नहीं तो जनता खाएंगे क्या। ठीक है, अब आगे देखिए क्या हो गया, आम जनता की अनदेखी। देखिए जो आम जनता थी ना, इसको अनदेखा किया गया। जो वहाँ की सरकार थे ना, वो जनता को देख ही नहीं रहे, बस आपका अपना खा रहे हैं, पी रहे हैं और देख रहे हैं। सरकार का पूरा ध्यान भारी उद्योगों और हथियारों पर था, यानी कि बड़े बड़े उद्योगों पर, बड़े बड़े जो फैक्ट्रियाँ था उस पर था इनका ध्यान कि हथियार कैसे बनाया जाए। जनता क्या कर रही मर रही उससे मतलब नहीं था, हथियार कैसे बनाया जाए। नतीजा यही हुआ कि रोटी कपड़ा दूध और जूते जैसी वही वो सारी बुनियादी चीज़ें की भारी मात्रा में किल्लत हो गई, मतलब कमी आने लगी। लोग ब्रेड खरीदने के लिए घंटों घंटों लंबी लाइन लगे हुए और खाने के लिए तरस रहे हैं। आगे देखिए तकनीकी पिछड़ापन। अमेरिका उधर तकनीकी मामले में तेज आगे बढ़ रहा है, ठीक है, और इनके पास ये बहुत पिछड़े हुए हैं और अभी भी पिछड़े ही हैं, है ना। पश्चिमी देश कहा गया ताकतवर देशों को, जैसे अमेरिका जापान, ये सब कंप्यूटर और नया नया टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, जबकि सोवियत संघ इसी दौड़ में बहुत पीछे छूट गया है। मतलब अमेरिका जो है वो टेक्नोलॉजी के माध्यम में बहुत आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उसी के बीच में अगर सोवियत संघ देखें तो इसके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। ये इसके दौड़ में अगर मैं बोलूँ अमेरिका के टेक्नोलॉजी में, तो ये बहुत ही पीछे छूट गए हैं। तो ये कैसे अपने देश को आगे ले जाते, ठीक है। तो तकनीकी के मामले में इनके पास तो कुछ था ही नहीं। उसके बाद जनता से दूरी। देखो सोवियत संघ में केवल एक ही पार्टी का शासन था, सिर्फ और सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी, इसके अलावा कोई दूसरा पार्टी था ही नहीं। तो जनता लोग मजबूरन में इसी को वोट देते थे। सिर्फ वहाँ पे एक ही पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी। इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी के नेता जो थे ना, वो आम जनता से कट चुके थे। वो जनता को देख भी नहीं करते थे, वो बस अपना देख रहे थे, ठीक है। उन्हें हर तरह की सुख सुविधा मिलती थी क्योंकि वो सरकार थे, जबकि आम जो लोग थे ना, वो दाने दाने के लिए क्या कर रहे थे, वो तरस रहे थे। तो लोगों को गुस्सा चढ़ा और वो अपने सरकार के प्रति आंदोलन कर दिए। इसलिए मिखाइल गोर्बाचोव को इस्तीफा देना पड़ा। भ्रष्टाचार और ढीलापन। देखो धीरे धीरे जैसे जैसे पैसों की कमी होने लगा, जो वहाँ की सिस्टम था वो सब कुछ भ्रष्ट हो गया, ढीलापन होने लगा। सरकारी व्यवस्था इतनी सुस्त हो गया और भ्रष्ट हो चुकी थी कि कोई भी काम समय पर नहीं होता था। सरकार के खिलाफ अगर कोई बोलते भी थे तो उसको अपराध माना जाता था, जिससे जनता के अंदर गुस्सा घुट रहा था, ठीक है। जनता कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे और उसके अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहे थे। तो जनता लोग अपने ही अंदर गुस्सा को घुट घुट करके रह रहे थे। आगे देखिए दोस्तों, अब जनता लोग जब इतना परेशान हो गए, भूखे मर रहे थे, उनके पास कुछ बोलने का अधिकार भी नहीं था। अगर कुछ गलत सलत बोलते भी थे तो उसको जेल में डाल दिया जाता था। अब बहुत ज़्यादा जनता लोग मजबूर हो गए। उसी के सामने आकर के थोड़ा सा मिखाइल गोर्बाचेव जो वहाँ के सरकार थे, वो कुछ सुधार लाने का काम करते हैं। मिखाइल गोर्बाचेव जो वहाँ को देखरेख करने का काम करते थे, वो कुछ सुधार लाते कि चलो जनता में अगर इतना परेशानी है तो कुछ सुधार लाते हैं। लेकिन जो इन्होंने सुधार लाया ना, वो सुधार नहीं बल्कि इसका खुद ही विपत्ति बन गया।
मतलब वो संकट बन गया। सुधार लाने के प्रयास में कुछ काम किए हैं, लेकिन वो खुद ही इनके लिए क्या बन गया, संकट बन गया। जैसे देखो, मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे, जो कि सोवियत संघ का देख रेख उसको चलाते थे। उन्होंने देश को संकट से निकालने के लिए 2 बड़े सुधार लागू करना चाहा, लेकिन ये सुधार ही सोवियत संघ के संकट खड़ा कर दिया। सोवियत संघ के लिए जो संकट है वो क्या कर दिया, खड़ा कर दिया। देखिए, इन्होंने 2 सुधार लाने का प्रयास करता है, एक ग्लासनोस्त की नीति और एक पेरेस्ट्रोइका की नीति। ये 2 नीति लाते हैं सुधार करने के लिए, लेकिन उल्टा ही सोवियत संघ को ये संकट में खड़ा कर देते हैं। कैसे, देखिए, पहला क्या नीति लाते हैं, ये ग्लासनोस्त की नीति। ये क्या होता है, खुलेपन की नीति। ग्लासनोस्त मतलब खुलेपन की नीति। जैसे देखो, इसके तहत जो गोर्बाचेव सरकार थी ना, वो लोगों को बोलने और सरकार की आलोचना करने की आज़ादी दे दी। मतलब जो मिखाइल गोर्बाचेव पहले जनता को बोलने का अधिकार नहीं दिए थे ना सरकार के प्रति, अब जनता लोग जो मर्जी वो सरकार के प्रति बोल सकते हैं और सरकार की आलोचना मतलब उसका बुराई कर सकते हैं। अगर सरकार गलत कर रही है तो गलत, सही कर रही है तो सही। अब जनता लोगों को यही तो चाहिए था, ठीक है। पहले दबाया जाता था, लेकिन अब ये आज़ाद दे दिए कि अब तुम लोग को जैसे बोलना है बोल सकते हो। नतीजा यह हुआ कि जो गुस्से वाले सालों से लोग अपने अंदर गुस्सा को दबा करके रखे थे, वह अचानक सड़क पर आ गए और सरकार के प्रति आंदोलन खड़ा कर दिए। और लोग खुल करके सरकार की कमियों को और इतिहास की गलतियों पर बात करने लगे कि क्या क्या ये सरकार ने गलती की है और क्या क्या इनके अंदर कमियाँ हैं। तो ये तो उल्टा इनकी ही के ऊपर संकट खड़ा हो गया। अब दूसरा इन्होंने एक और नीति लाते हैं जिसका नाम है पेरेस्ट्रोइका, ठीक है। अब देखो, ये जो नीति लाते हैं ना, ये कैसे संकट खड़ा हो पड़ता है। इसके तहत उन्होंने व्यापार को थोड़ा ढीला किया। पहले क्या था कि कोई भी व्यक्ति अपना मनमानी रूप से व्यापार नहीं कर सकता। जैसे अगर कोई व्यक्ति फैक्ट्री खोलना चाहता है तो वो नहीं खोल सकता है, लेकिन अब अधिकार दे दिया गया कि अब कोई भी व्यक्ति निजी व्यापार यानी कि अपना खुद का व्यापार व्यवसाय कर सकता है। लेकिन इसका जो नियम बना ना कि कोई भी व्यक्ति खुद से अपना व्यापार कर सकता है, उसका नियम पूरा ठोस नहीं बना, पक्का नियम नहीं बना, आधा अधूरा नियम बना, ठीक है। लेकिन आधी अधूरी नीतियों के कारण व्यवस्था सुधरने की बजाय पूरी तरह ठप हो गया। मतलब और व्यवस्था सुधरता और व्यवस्था क्या हो गया, बिगड़ गया। जो ये बोले थे ना कि अब कोई भी व्यक्ति अपना व्यापार कर सकता है, लेकिन इसका जो नीति बना था वो अच्छे ढंग से नहीं बना था, जिसके वजह से और ये क्या हो गया, अच्छाई के वजह और बुरा होने लगा और महंगाई आसमान छूने लगा। अब व्यापार जब लोग करेंगे तो चीज़ कीमत सस्ता होना चाहिए, लेकिन अब सस्ता नहीं बल्कि और महंगाई होने लगा। क्यों? क्योंकि इसका व्यवस्था जो किया गया था ना वो अच्छा नहीं था। आगे देखो, राष्ट्रवाद का उदय। अब जो सोवियत संघ के अंतर जो बहुत सारे देश थे ना, 15 देश, अब इन लोगों को भी लगा कि हम सोवियत संघ के अंदर कितने दिन तक सहेंगे रहेंगे। तो अब वो 15 देश जो पहले इसके अंदर थे, अब वो लोग भी चलमलाने लगे। उन लोगों का भी यहाँ से बाहर निकलने का मन कर रहा था कि हम यहाँ से बाहर निकल जाते किसी तरीके से, ठीक है। और इन लोगों के अंदर अपने अपने देश के प्रति राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न होने लगा कि हमारा देश है, हम अपना स्वतंत्रता चाहते हैं। ये भी चाहता था कि हमारा ये देश है, हम अपना स्वतंत्रता हम चाहते हैं, हम आज़ादी चाहते हैं, हम सोवियत संघ के अंदर नहीं रहेंगे, ठीक है। तो उन्हीं जो सारे देश थे ना, 15 देश, उन देशों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न होने लगा, यानी अपने देश की आज़ादी चाहते थे वो लोग। तो जब गोर्बाचेव की नीतियों को कारण ढीली मिली, यानी गोर्बाचेव की जो नीति है उससे कोई भी देश संतुष्ट नहीं था, जो इसके अंदर 15 देश था, तो इसमें शामिल जितने भी सारे देश हैं ना, वो अपनी संप्रभुता मतलब आज़ादी की मांग उठाने लगे कि हम लोग को आज़ाद कर दो, हम लोग को अपना जो 15 देश हम लोग को अपना छोड़ दो, हम लोग जैसे मर्जी वैसे अपना चलाएंगे, अब हम आपके अंदर में नहीं रहेंगे। इसी के बीच क्या हो जाता है, सोवियत संघ का एक इधर तो ऑलरेडी अपने ही देश में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, उसी के बीच एक अफगानिस्तान से भी इसका युद्ध हो जाता है, ठीक है। और अफगानिस्तान में क्या होता है, इसका हार हो जाता है, जिसके वजह से इसको और भी जो बगल अगल के पूरा दुनिया इसको थू थू करने लगे कि पहले सोवियत संघ कई सारे ऐसे देशों को हरा देते थे, लेकिन अभी अफगानिस्तान जो इतना छोटा देश है उससे ये हार जाते हैं। तो सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में अपनी सेना भेजी थी लड़ाई लड़ने के लिए, और यह युद्ध 10 साल तक चला था। इस युद्ध में सोवियत संघ ने हजारों सैनिक मारे गए। जो सोवियत संघ के 1000 सैनिक थे ना, वो तो मारे ही गए हैं, और इसमें बहुत सारा पैसा भी खर्चा हो गया। अरबों डॉलर का पैसा ये खर्चा कर दिया। पहले से भी ये कंगाल थे और अब और कंगाल हो गए हैं, ठीक है। बहुत सारे दुनिया में के जितने भी सारे देश थे, लोग थे, सब थू थू इसका किया गया है ना, सोवियत संघ का थू थू भी। और खुद सोवियत संघ के जो जनता थे ना, वहाँ के लोग, वो अपनी सेना और सरकार से भरोसा उठ गया कि अब हमारे सरकार जो है सो, और अब हमारी सेना कोई भी देश से नहीं जीत सकती है, ठीक है, क्योंकि इनके सेना बहुत सारे मारे गए थे। चलो, ये तो इसका कारण था। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों इसका प्रभाव कि जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, सोवियत संघ खत्म हो गया, पतन हो गया उसका, तो इसका क्या क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। तो देखो, जब सोवियत संघ खत्म हो गया तो सबसे पहले 15 जो
देश थे उसी के अंदर कोचाए हुए, वो बाहर निकल गए, स्वतंत्र हो गए वो। दुनिया के नक्शे में रातों रात का मतलब है दोस्तों अचानक इसका क्या होता है, सोवियत संघ खत्म हो जाता है, और कभी ऐसा सोचे भी नहीं थे, और अचानक इन लोगों को आज़ादी मिल जाता है 15 देशों को, इसीलिए कहा गया रातों रात। ऐसा नहीं समझना कि एक ही रात में ऐसा हो गया। तो दुनिया के नक्शे में जो 15 देश मिल करके एक सोवियत संघ बनाया गया था, अब सोवियत संघ नहीं बल्कि 15 देशों का अलग अलग नाम हो गया नक्शा में। ठीक है, तो दुनिया के नक्शे में रातों रात 15 नए स्वतंत्र देश दिखाई देने लगे। रूस इस बिखराव के बड़े सबसे ज़्यादा बड़ा देश थे, यानी जो बिखराव हुए थे ना, एक सोवियत संघ से निकले हुए 15 जो देश बिखर गए थे अलग अलग, उसमें से जो सबसे शक्तिशाली देश थे वो कौन थे, हमारा रूस थे, जो कि मैंने ऊपर ही आपको मैंने चार्ट में बताया था। आगे देखो, शीत युद्ध का अंत हो गया। जो द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद सोवियत संघ कह रहा था दुनिया में मेरा राज रहेगा, अमेरिका कह रहा था हमारा राज रहेगा, और यही दोनों के बीच में लग रहा था कि अब युद्ध हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं वास्तव में। ठीक है, तो ये शीत युद्ध जो चल रहा था ना, कि अब लगता हो जाएगा, ये अब शीत युद्ध खत्म हो गया, क्योंकि सोवियत संघ ही खत्म हो गया, तो शीत युद्ध भी खत्म हो गया। तो पिछले कई सालों से अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में जो विचारों की लड़ाई चल रही थी कि हमारा विचार पूरा दुनिया में चलेगा, तो वो कह रहे थे कि नहीं, मेरा विचार पूरा दुनिया में चलेगा, तो ये इसी को बोला गया शीत युद्ध, तो उसे ही हम लोग शीत युद्ध कहते हैं। तो जो अचानक ही क्या हो गया, खत्म हो गया, क्योंकि सोवियत संघ ही खत्म हो गया, तो उसका जो शीत युद्ध चल रहा था वो भी खत्म हो गया। और दुनिया में परमाणु युद्ध का डर भी बहुत कम हो गया। क्यों? क्योंकि दुनिया में और भी जो छोटे छोटे देश थे वो डरे हुए थे कि अमेरिका भी बहुत सारा परमाणु बम बना रहा है, और इधर से सोवियत संघ भी पूरा परमाणु बम बना रहा है, कहीं वो हम लोग के ऊपर तो हमला नहीं कर देगा। तो और भी जो छोटे छोटे देश के अंदर डर बना हुआ था ना, तो वो भी खत्म हो गया, क्योंकि अब परमाणु बम बनेगा ही नहीं, अमेरिका को किसी से डर नहीं है, तो अमेरिका भी नहीं बनेगा, और सोवियत संघ तो वैसे ही खत्म हो गया। आगे एक ध्रुवीय विश्व। अब एक ध्रुवीय विश्व का मतलब हो गया दोस्तों कि पहले जो दो महाशक्तिशाली महासंगठन थे ना, यानी कि दो महाशक्ति थे, एक सोवियत संघ और एक अमेरिका, दो थे, लेकिन अब सोवियत संघ का जब विघटन हो गया था, पूरा दुनिया में राज करने वाला सिर्फ एक ही है, अमेरिका, तो उसी को बोला गया एक ध्रुवीय, यानी अब वो एक ही महाशक्ति देश बचा है। तो सोवियत संघ के खत्म होते ही अमेरिका दुनिया का एक इकलौता महाशक्ति पावरफुल वाला देश बन गया, अब उसे टक्कर देने वाला कोई भी नहीं है, और इसी कारण है कि अमेरिका आज भी ताकतवर है, जिससे वैश्विक यानी विश्व में राजनीतिक पर अमेरिका का दबदबा कायम हो गया। अमेरिका से अब सारे देश डरने लगे। पूंजीवादी का जीत। देखो, इसके पहले मैंने बताया था अमेरिका चाहता था पूरा देश में यानी पूरा दुनिया में पूंजीवादी व्यवस्था लागू हो, और सोवियत संघ चाहता था साम्यवादी व्यवस्था लागू हो, तो इसका तो खत्म हो गया अब। तो अब अमेरिका पूरे विश्व में पूंजीवादी व्यवस्था को लागू करने लगे, और जो कुछ थोड़ा बहुत सोवियत संघ के जो साम्यवादी व्यवस्था था वो कुछ लोग जो अपनाए थे, वो लोग भी अब क्या अपनाने लगे, पूंजीवादी व्यवस्था। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो पूंजीवादी की जीत। पूंजीवादी चूंकि किसका था, अमेरिका का था, तो इसका तो जीत हो गई जो होगा, क्योंकि ये तो जीत चुके थे। तो सोवियत संघ की जो साम्यवादी व्यवस्था थी ना, वो फैल हो गई थी, और इसीलिए पूरी दुनिया में यह संदेश गया कि अब अमेरिका की ही पूंजीवादी व्यवस्था ही सबसे बेहतर है और इसी को अपनाया जाए। तो उसके साम्यवादी व्यवस्था को छोड़ छोड़ के सारे देश पूंजीवादी व्यवस्था यानी कि अमेरिका की तरफ आ रहे थे। इस शॉक थेरेपी क्या है दोस्तों, जो सोवियत संघ के जो साम्यवादी व्यवस्था था ना, तो सारे देश उसको छोड़ करके जो पूंजीवादी व्यवस्था अमेरिका की तरफ आ रहे थे ना, इसी को बोला जाता है शॉक थेरेपी। शॉक्ड हो गए हैं सबको कि ये साम्यवादी छोड़ करके पूंजीवादी की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, और उसी समय क्या हुआ था, जो सोवियत संघ के जितने बड़े बड़े फैक्ट्रियां थी ना, वो सब सस्ती कीमत पर बेच दिया गया। तो इस सब चीज़ों को सोच करके वहाँ पे शॉक्ड हो गया, इसीलिए इसका नाम है शॉक थेरेपी। तो सोवियत के जो देश के अचानक साम्यवादी से पूंजीवादी की तरफ मोड़ा गया, यानी सोवियत जो देश थे ना, यानी कि जितने भी सारे सोवियत संघ के अंदर 15 देश थे, वो तो पहले साम्यवादी व्यवस्था को लागू कर रखे थे, साम्यवादी को अपनाए थे, लेकिन जब वो सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, 15 देश आज़ाद हो जाते हैं, तो वो धीरे धीरे पूंजीवादी व्यवस्था अमेरिका की तरफ मुड़ने लगते हैं। इसे ही शॉक थेरेपी कहा गया है। और जितने भी सोवियत संघ की फैक्ट्रियाँ थी, वो औने पौने दामों पर, मतलब बहुत ही सस्ते कीमतों पर निजी हाथों में, मतलब कोई भी पर्सनल व्यक्ति को दे दिया गया, जो खरीदने लायक जिसके पास पैसा था वो सब व्यक्ति में बेच दिया गया। और रूस और नाटो का विवाद। देखो, रूस और नाटो का विवाद क्या था, मैंने आपको पहले ही बताया था। चूंकि यहाँ पर अमेरिका जो था वो दूसरे देश से बचने के लिए नाटो का संगठन, जो सेनाओं का संगठन था, ठीक है, बना रखा था, क्योंकि अमेरिका को डर था कि कहीं सोवियत संघ आकर के हमारे ऊपर हमला ना कर दे। तो रूस गुहार लगाता है अमेरिका से कि अब सोवियत संघ का तो विघटन हो गया, तो अब आप नाटो को ख़त्म कर दो, क्योंकि रूस को डर था ये बाद में हो सकता है अमेरिका हमारे ऊपर हमला ना कर दे। तो इसी को लेकर के रूस और नाटो के बीच में क्या हो जाता है, विवाद हो जाता है। देखो,
शीत युद्ध के समय अमेरिका ने सोवियत संघ को रोकने के लिए यानी सोवियत संघ से बचने के लिए अमेरिका ने एक नाटो का नाम एक सैन्य संगठन बनाया था, सैनिकों का संगठन, सैनिकों को मजबूत करने के लिए। अब सोवियत संघ तो खत्म हो गया तो नाटो को खत्म करना चाहिए, लेकिन नाटो को खत्म नहीं किया गया। ठीक है, उसके बाद क्षेत्रीय संघर्ष। जब सोवियत संघ था उसके अंदर 15 देश शामिल थे, तो जब तक सोवियत संघ के राजा मिखाइल गोर्बाचेव बहुत अच्छा से वहाँ राजपाट कर रहे थे तब तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। जब ये सारे 15 देश टूट गए तो इन लोगों ने अपना जगह को चुनने लगे, यानी अपना सीमा तय करने लगे। इस देश का कहना था कि नहीं मेरा सीमा यहाँ तक है, इस देश का कहना नहीं मेरा जगह यहाँ तक है, और ये लोग क्षेत्र को लेकर के आपस में संघर्ष करने लगे। ठीक है, तो सोवियत संघ ने जो सीमाएं तय की थी, सोवियत संघ ने जो सीमाएं तय की थी, इसके टूटने के बाद कई देशों के बीच जमीन और सीमाओं को लेकर के विवाद शुरू हो गया। यानी सोवियत संघ ने जो अपने सीमा को तय कर रखा था कि हमारा सीमा यहाँ तक है, तो इसी के अंदर जो 15 देश है ना, वो इनके क्षेत्रों को लूटने लगे और आपस में झगड़ने लगे। नेक्स्ट हमारा दोस्तों कि चीन का महाशक्ति के रूप में उभरना। अब बीच में एक नया मोड़ आता है चीन। जब सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, सोवियत संघ खत्म हो जाते हैं और 15 जो इससे निकलने वाले देश हैं वो अपना अपना जगह ले लेते हैं, तो उनमें से जो कुछ जगह बच गया था वो चीन अपने कब्जा में कर लेता है, क्योंकि चीन का नज़र यही था। तो सोवियत संघ के खत्म होने के बाद जो खाली जगह बची थी ना, उसे धीरे धीरे चीन ने भरना शुरू कर दिया, मतलब चीन ने अपने कब्जा में लेना शुरू कर दिया। तो ये था दोस्तों आप लोगों के लिए